तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प लेख से निकला है जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, मौलिक अधिकारों का कवच। और ये एक बड़े सीधे से सवाल से शुरू होता है कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा आखिर है क्या? हाँ, इसका असली सार क्या है? और लेख कहता है कि जवाब एक शब्द में है, अधिकार। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये अधिकार ये कोई सरकार की तरफ से दिए गए तोहफे नहीं है। तोहफे नहीं है। नहीं, ये संविधान के भाग 3 में एक खास मकसद से डाले गए थे। और वो मकसद क्या था? मकसद था राज्य की, मतलब सरकार की, जो बेहिसाब ताकत होती है उस पर एक लगाम लगाना। अच्छा, तो ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो फिर आज की इस बातचीत का हमारा मिशन यही है कि हम इस कवच को समझें। ये मौलिक अधिकार आखिर है क्या? ये हर भारतीय नागरिक के लिए एक ढाल की तरह कैसे काम करते हैं? और क्या ये सिर्फ वकीलों की भारी भरकम भाषा है या इसमें हम सबके लिए सम्मान, आजादी, बराबरी की कोई गारंटी छिपी है? और इसका मूल विचार ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था। ये कहना कि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो एक आम नागरिक की जो बुनियादी गरिमा है, जो आजादी है, उसे छीन नहीं सकती। ये तो नागरिक और राज्य के रिश्ते को ही बदल देता है पूरी तरह से। आप सिर्फ एक प्रजा नहीं हैं, आप एक अधिकार संपन्न नागरिक हैं। चलिए इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। लेख में सबसे पहले और बहुत जोर देकर समानता के अधिकार की बात की गई है। हाँ, अनुच्छेद 14। हम सब ने सुना है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, पर यह सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका असल मतलब क्या है? क्या बस इतना कि ट्रैफिक का चालान प्रधानमंत्री और एक आम आदमी के लिए एक जैसा होगा? वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान निर्माता सिर्फ कानूनी बराबरी पर नहीं रुके। अच्छा। उनका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा था, सामाजिक बराबरी। हमारे स्रोत के मुताबिक ये अधिकार सीधे उस हजारों साल पुरानी व्यवस्था पर चोट करता है जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानती थी। मतलब छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि अदालत में सब बराबर हैं। ये भी कहता है कि किसी भी नागरिक को दुकान, होटल, कुएं या तालाब का इस्तेमाल करने से उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता। तो ये एक तरह से सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखता है। ये सिर्फ कागजी कानून नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक औजार है। सही कहा। लेकिन एक सवाल आता है मन में। ठीक है, समाज में बराबरी होनी चाहिए, पर इस बराबरी के लिए लड़ने की, अपनी बात रखने की ताकत कहां से आएगी? यहीं पर शायद स्वतंत्रता का अधिकार तस्वीर में आता है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बराबरी की मांग करेंगे कैसे अगर आपके पास बोलने की आजादी ही न हो? आप अन्याय के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे अगर आपके पास शांति से सभा करने की आजादी न हो? सही बात है। इसीलिए लेख स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहता है। इसमें अपनी बात कहने, लिखने, कोई भी पेशा चुनने और देश में कहीं भी बस जाने की आजादी। हाँ, ये सब शामिल है। ये वो भरोसा है जो लोकतंत्र एक नागरिक को देता है कि आपकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल भी है। आजादी का मतलब क्या ये है कि मैं जो चाहूं वो बोल सकता हूं, चाहे उससे किसी दूसरे को मतलब नफरत फैले या समाज में अशांति हो? नहीं। ये असीमित स्वतंत्रता का विचार तो बड़ा खतरनाक लगता है। और यही इस अधिकार की खूबसूरती है कि ये असीमित नहीं है। हमारे स्रोत इस संतुलन को बहुत अच्छे से समझाते हैं। कैसे? संविधान कहता है कि आपको बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इन सब के आधार पर इस पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं लगाई जा सकती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यानी आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता या समाज की सुरक्षा में सेंध न लगाए। तो ये संतुलन ही लोकतंत्र को अराजकता बनने से बचाता है। बिल्कुल। और ये तर्कसंगत सीमाएं, ये विचार थोड़ा पेचीदा है। ये तय कौन करेगा कि क्या तर्कसंगत है और क्या नहीं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये तो सरकार की मनमानी का रास्ता भी खोल सकता है। हाँ, लेकिन इसका जवाब हमारी न्यायपालिका देती है। अगर सरकार आजादी पर कोई रोक लगाती है तो कोई भी नागरिक अदालत जाकर ये पूछ सकता है कि क्या ये रोक तर्कसंगत है। आखिरी फैसला अदालत का होता है। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाली बहस है और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ठीक है, तो हम बोलने की आजादी और बराबरी की बात तो कर रहे हैं,
लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी आवाज इतनी कमजोर है कि वो बोल ही नहीं पाते? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो शोषण का शिकार हैं, बंधुआ मजदूर, मानव तस्करी के शिकार बच्चे। उनके लिए इन अधिकारों का क्या मतलब है? अब हम इस कवच के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार सीधे सीधे इंसान की गरिमा पर केंद्रित है। ये उस विचार को जड़ से खारिज करता है कि किसी इंसान को एक वस्तु की तरह खरीदा, बेचा या उससे जबरन काम कराया जा सकता है। हमारे स्रोत इसे संविधान का मानवीय चेहरा कहते हैं। बिल्कुल, ये कहता है कि किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी गरिमा को रौंदा नहीं जा सकता। सोचिए, एक बच्चा जो फैक्ट्री में काम करने को मजबूर है। ये अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक संवैधानिक आदेश है जो कहता है इस बच्चे का बचपन किसी भी आर्थिक लाभ से ज्यादा कीमती है। ये इंसान को महज एक संसाधन नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखता है। सही बात है। और इसी सम्मान की भावना को आगे बढ़ाएं तो भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं, वहां एक और डर हमेशा रहता है कि कहीं बहुमत की संस्कृति, कहीं वो अल्पसंख्यक संस्कृतियों को निगल ना जाए। और हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने इस डर को समझा, इसीलिए उन्होंने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हैं। अच्छा। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को एक बहुत बड़ा भरोसा देता है। ये कहता है कि आपकी भाषा, आपकी लिपि, आपकी संस्कृति सब सुरक्षित रहेगी। और वो अपने शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। हाँ, आपको अपनी पहचान बचाने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज खोलने और चलाने का पूरा हक है। ये भारत की अनेकता में एकता की भावना का सबसे ठोस संवैधानिक सबूत है। तो ये सिर्फ सहनशीलता नहीं है, ये सभी संस्कृतियों का सम्मान है। सम्मान है, बिल्कुल। तो अब तक हमने बराबरी, आजादी और कमजोरों की सुरक्षा की बात की। ये सब अधिकार कागज पर बहुत शक्तिशाली लगते हैं। लेकिन यहाँ $1 मिलियन का सवाल है। मान लीजिए कोई सरकार या कोई ताकतवर संस्था मेरे इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, तो मैं क्या करूंगा? सही सवाल है। मेरे पास क्या रास्ता है? यहीं पर हमारे स्रोत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस मशहूर कथन का जिक्र आता है, जहां उन्होंने एक खास अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरी बातचीत की जान है। ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बिना बाकी सारे अधिकार एक खूबसूरत घोषणा पत्र तो होते, लेकिन उनकी कोई जमीनी हकीकत नहीं होती। बिल्कुल, वो एक कैसे चेक की तरह होते जिसे आप कभी बैंक में कैश ही नहीं करा सकते। तो ये अधिकार काम कैसे करता है? ये एक आम नागरिक को असल में क्या ताकत देता है? ये अधिकार हर नागरिक को एक असाधारण शक्ति देता है। वो क्या? वो ये कि अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो वो निचली अदालतों के लंबे रास्ते से गुजरे बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या अपने राज्य के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। वाह। ये इस रिश्ते को पूरी तरह पलट देता है। अब आप सरकार से दया की भीख मांगने वाले याचक नहीं हैं। आप एक दावेदार हैं जो देश की सबसे बड़ी अदालतों में जाके शक्तिशाली राज्य को जवाबदेह ठहरा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या हमारे स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि एक आम गरीब नागरिक जो किसी दूरदराज के गांव में रहता है, उसके लिए ये कितना व्यवहारिक है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। कहीं ये ताकत सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर शहरियों के लिए तो नहीं रह जाती? देखिए, हमारे स्रोत भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। सैद्धांतिक शक्ति और व्यवहारिक पहुंच में अंतर तो है, लेकिन इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारी न्यायपालिका ने भी खुद को विकसित किया है। जनहित याचिका या PIL का जो विचार है, PIL, वो इसी कमी को दूर करने के लिए आया, जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज के किसी बड़े वर्ग के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है। अच्छा, तो कोई और भी मेरे लिए जा सकता है? हाँ, एक पोस्ट कार्ड पर लिखी शिकायत को भी याचिका मानकर सुनवाई हुई है। हाँ, चुनौतियां बहुत हैं, पहुंच अभी भी सबकी नहीं है, लेकिन यह अधिकार एक ऐसा दरवाजा जरूर खोलता है जो पहले मौजूद ही नहीं था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा, क्योंकि यही वो अंग है जो पूरे शरीर में अधिकारों का खून पंप करता है और उन्हें जीवित रखता है। बिल्कुल सही। एक और बात जो मुझे इस लेख में बहुत दिलचस्प लगी वो ये थी कि ये अधिकार पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 1950 में लिख दिया गया वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ये समय के साथ बदल सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिक्षा का अधिकार। हाँ, ये तो कमाल की बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें
तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक म्यूजियम में रखा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवंत सांस लेता हुआ दस्तावेज है। हाँ, जैसे जैसे समाज बदलता है, हमारी जरूरतें बदलती हैं, हमारी समझ गहरी होती है, वैसे वैसे अधिकारों की व्याख्या भी बदलती है और नए अधिकार भी जुड़ते हैं। तो शिक्षा के अधिकार के साथ ये सफर कैसा रहा? ये मौलिक अधिकार बना कैसे? शुरुआत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं था। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा था। मतलब सरकार के लिए एक तरह की सलाह थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। सही, लेकिन सालों तक सामाजिक आंदोलनों, बहसों और अदालती मामलों के बाद न्यायपालिका और समाज ने ये महसूस किया कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं है अगर व्यक्ति शिक्षित ही ना हो। सही बात है। शिक्षा ही तो वो चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजे खुलती है। बिल्कुल। आखिरकार 2002 में संविधान में संशोधन करके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को बेहतर बना सकता है। हाँ। और आखिर में हमारा स्रोत एक बहुत जरूरी संतुलन की बात करता है। वो अधिकारों को कर्तव्यों से जोड़ता है। ये कहता है कि अधिकार हमें सिर्फ मांगना नहीं सिखाते, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र एक दो तरफा रास्ता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि अगर हम अपने लिए बोलने की आजादी चाहते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अपनी बातों से दूसरों के खिलाफ नफरत ना फैलाएं। अगर हमें अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी का अधिकार चाहिए, तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करें। सही। स्रोत का इशारा है कि एक सच्चा और टिकाऊ लोकतांत्रिक समाज सिर्फ अधिकारों की मांग पर नहीं टिक सकता। वो आपसी सम्मान और नागरिक जिम्मेदारियों की नींव पर खड़ा होता है। बिल्कुल। अधिकार और कर्तव्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्यों है। ये सिर्फ कुछ नियम या कानून नहीं है, नहीं, बल्कि ये हर नागरिक के सम्मान, उसकी बराबरी और उसकी आजादी के प्रहरी हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश की पूरी इमारत टिकी हुई है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये अधिकार एक ढाल की तरह काम करते हैं, जो राज्य की असीमित शक्ति से आम नागरिक की रक्षा करते हैं, और कैसे संवैधानिक उपचार का अधिकार उस ढाल को असली मजबूती देता है, उसे सिर्फ दिखावे की चीज नहीं रहने देता। और शायद सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि ये अधिकार हमें सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं रहने देते, बल्कि हमें एक व्यक्ति के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देते हैं। हाँ, और स्रोत का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर बटन दबाना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर दिन सम्मान, बराबरी और स्वतंत्रता के साथ जीने का हक। और जब तक देश का हर एक नागरिक अपने इन अधिकारों को पूरी तरह से जानेगा नहीं, समझेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तब तक हमारे संविधान का सपना अधूरा है। इस मामले में ज्ञान ही असली शक्ति है। स्रोत ने हमें बताया कि कैसे समय और समाज की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिसे श्रोता सोच सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां डेटा और टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसा कौन सा नया अधिकार हो सकता है जिसे भविष्य में मौलिक माना जाना चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या वो निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, या फिर इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार? सोचने वाली बात है।